रमीज भाई से अगर हम जिक्र करें तो ओबियसली हमारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बड़ा ऑनर की बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए, तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी हिना। बिल्कुल, ही इज इन इंडिया और इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे क्योंकि पहले भी हमारी बहुत बड़ी ट्रांसमिशन थी एशिया कप, उसका भी हिस्सा रहे, हमें बहुत अच्छा लगा, एब्सोल्यूट ऑनर था हमारे लिए। हम अभी भी जानना चाहेंगे कि सुनो न्यूज़ का हिस्सा बन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम इस ट्रांसमिशन की बात करें, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के आप कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। एक तो उसकी दो बड़ी वजह है कि एक तो जो सुनो न्यूज का प्लेटफॉर्म है ये कोई एजेंडा के बगैर शायद पहली दफा ऐसा हो रहा है, क्योंकि एशिया कप में मैंने ये महसूस किया कि जिसको कहते हैं ना कि टू द पॉइंट, ऑनेस्ट कवरेज, ऑनेस्ट ओपिनियंस सुनने को मिले हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्लस है, और वर्ल्ड कप में इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, कल पाकिस्तान का मैच है यहाँ हैदराबाद में, और दूसरा ये कि सुनो के प्लेटफॉर्म पे आप खुल के बात कर सकते हैं और दिल की बात कर सकते हैं और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम तरजीह दें। ऑनेस्टली रमीज भाई, हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम पूरा सीजन आपने एशिया कप का आपके साथ किया। ऑब्वियसली आप जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, और ये जब पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है ऑब्वियसली हमारे लिए, क्योंकि आप हमारे सुनो का फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहे आप। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा पहले जैसे ऐसे ही किसी ने साइकिल चला ली है तो फिर वो भूलता नहीं है साइकिल चलाना। सो एक आधा सेशन इनिशियली थोड़ा सा टफ होता है, उसके बाद आप फिर फ्लॉलेसली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, ये एनालिटिकल एक तरह से अब गेम हो गई है, उसको रीड करना और उसको डिस्क्राइब करना और फिर ऑनेस्ट ओपिनियंस देना और फिर एंगेज करना व्यूअर्स को कि क्या होने वाला है। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जब आप माइक पकड़ते हैं तो ये आप कप्तानी कर रहे होते हैं उस क्रिकेट मैच की। लोग जो है वो ऑब्वियस सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो स्ट्रेसिंग दी ऑब्वियस। वो पुराना गेम होता था कि बॉल खेली और एक रन मिल गया, ये नहीं है। ये एक रन कैसे मिला है और क्यों नहीं मिलना चाहिए था और कैसे वो ये चीज़ें हो गई हैं, अब आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। सो उस लिहाज से अब ज़्यादा मज़ेदार होगी। और ये पैनल बहुत अच्छा है जो यहाँ पे कमेंटेटर्स का है, बहुत सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, एक्स कैप्टन्स हैं, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। सबको मज़ा आएगा इस दफ़ा की कवरेज देख के। ये दोनों साइड लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप खेले और अभी भी ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पहला मैच इनके साथ होने जा रहा है। अच्छा, अपने कंट्रीज में या फॉरेन कंडीशन के अंदर तो बहुत अच्छा खेलती है। रमीज भाई, आपके ओपिनियन में क्या लगता है कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर खेलेगी इन कंडीशन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर? क्योंकि दोनों साइड ने आईपीएल के भी बहुत मैचेस इधर खेले हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसका सैंपल साइज पिच को लेके बड़ा छोटा सा है और ज्यादा लंबे स्कोर नहीं हुए हमें। 160 से लेके 240-50 तक रेंज गई हुई है जो 2-3 मैचेस हुए हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे पेस ने डोमिनेट किया है कंपेयर टू स्पिन। हालांकि इनके पास स्पिनिंग ट्रैक भी होता है, बट और दोनों टीम्स जो है वो बेस कर रही हैं अपनी जो स्ट्रेंथ इनकी जो है वो पेस बॉलिंग है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वाकई गेंद जो है वो बाउंस करता है और सीम करता है तो किसको एडवांटेज मिलता है। दोनों टीम्स फील्ड बहुत अच्छा करती हैं। मसले थोड़े से हैं दोनों टीम्स के रिगार्डिंग फिटनेस। एक निगल हो गई है बेन स्टोक्स को, शायद वो ये मैच ना खेले। इसी तरह से विलियमसन जो है वो फिट तो हैं, 50 बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट कितने फिट हैं, कितने मैचेस उनको लगातार खिलाने हैं। फिर टिम साउदी जो उनके पास एक्सपीरियंस है, गेंद को स्विंग करते हैं, उनका सोर थम है, तो वो क्या खेलते हैं या नहीं खेलते। क्योंकि वर्ल्ड कप में ठीक है फ्रेशनेस तो आती है नए लड़कों के साथ, बट एक्सपीरियंस और नए प्लेयर्स जो हैं ये आपका आइडियल कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों जो विलियमसन और टिम साउदी हैं, ना सिर्फ एक्सपीरियंस इनके पास बल्कि ये न्यूजीलैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं। सो ये टॉम लेथम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो अच्छे लीडरशिप माइंड्स हों ताकि उनको गाइड कर सकें। तो मुकाबला जो है ये पेस का होगा। मुकाबला है जो अब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक धूम बनी हुई है उनकी टीम की, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। इसलिए कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं वो लाजवाब है। सो उनका इंग्लैंड का जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट है पहले 6 का। अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो पहले 6 सेट है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर मोइन अली और सैम करन दोनों आ सकते हैं। ये ऑलराउंडर्स है उनके साथ। अगर वोक्स होंगे और वुड होंगे और रशीद होंगे तो उससे फिर ये एक डेप्थ मिल जाती है इंग्लैंड को। बहुत ही टेक्निकल सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है। अगर हम दोनों टीम्स की सर
वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आप बताइए कि आपके ख्याल में कौन से दोनों टीम्स के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या मैच विनर्स साबित हो सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स किस तरह से एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे सकते हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं? देखिए, मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछले एक साल में दुनिया में नए बॉल पे जिसने सबसे ज्यादा बॉल को स्विंग किया है वो टॉपली हैं इंग्लैंड के। मगर टॉपली जो है एक तो 7 फुट के, मगर वो उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, उनको फाइट करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि प्रैग्मेटिक अगर व्यू लेते हैं, अगर एक अक्लमंदी का सहारा लेते हैं तो उनको खिलाएं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट खास तौर पे बहुत ही शानदार है। और न्यूजीलैंड के कोई 5 के करीब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो एक तो इस हिसाब से अगर आप मैचअप्स की बात करते हैं ना, तो पहला तो ये मैचअप बनता है। दूसरा जो मैचअप है वो जो रूट और बोल्ट का है। जो बोल्ट है उन्होंने जो रूट की जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है, बहुत दफा उनको आउट किया है। कुछ लास्ट 13 इनिंग्स में 5 दफा आउट किया। उनकी एवरेज भी 20-22 के करीब है बोल्ट के अगेंस्ट। और ऑफ लेट वो फॉर्म में भी नहीं है जो रूट। तो बोल्ट वर्सेस जो रूट का मुकाबला एक देखने वाला है। फिर टॉपली को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं ये भी देखना है। ऑलराउंडर्स क्या इंग्लैंड दोनों खिलाते हैं, सैम करन या मोइन अली को, या एक खेलता है इनमें से। फिर ओपन कौन करेगा न्यूजीलैंड की तरफ से, आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इनके रेगुलर ओपनर थे वो जो है वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं। तो अब जो प्रैक्टिस मैच खेला न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें रविंद्रा ने 97 रन की इनिंग्स के लिए 72 बॉलों पे। तो वो ऑलराउंडर तो हैं, मगर ओपन बहुत ठीक ठाक करते हैं, बैटिंग भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में 100s हैं। तो शायद न्यूजीलैंड उनको चांस दे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। तो ये चेंजेस हैं। फिर क्या इस सोडी को खिलाना है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर नहीं है, उनके पास सेंटनर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। इसी तरह से 1-2 और बॉलर्स हैं जैसे कि रविंद्रा हैं, ये भी ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो अगर आपने स्पेशलिस्ट की तरफ जाना है तो इस सोडी क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, ये सवाल है इस मैच में देने वाले। रमीज सर से भी जानना चाहेंगे कि इन कंडीशंस में ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। आपको क्या लगता है कि ड्यू फैक्टर कितना रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा, कुछ मैचेस में हमने देखा, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ड्यू फैक्टर रहेगा, खास तौर पे नॉर्थ में रहेगा। जैसे दिल्ली में मैचेस है, वहां पे जरूर हमें पता है लाहौर जैसा मौसम होता है, कुछ मानसून एंड हो रहा है। जैसे हैदराबाद में यहाँ पे ये मानसून का एंड है, मुंबई में मानसून खत्म हो रहा है, मगर लास्ट हफ्ता चल रहा है। तो मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो नेट रन रेट है, इसलिए जो डकवर्थ लुइस को सामने रख के भी आपको डिसीजन कई दफा करने पड़ जाएंगे। और मैं तो एक ही ताकीद पाकिस्तान को करूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह मैसिव डिफीट आप अफोर्ड एक मैच में नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 या 125 में आउट हो गए थे। और वो इतना बड़ा गैप हो गया था नेट रन रेट का, इतने पीछे चले गए थे कि उसके बाद विनिंग स्प्री भी अगर पाकिस्तान को मिली तो वो भी कुछ सेमीफाइनल के लिए कुछ खास पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक खराब मैच खेले थे ये वर्ल्ड कप में। सो खराब मैच नहीं खेलने हैं। तो मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर जो है वो जैसे जैसे आप अक्टूबर का एंड होता जाएगा, नवंबर का शुरू होगा, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे सब तरफ ही मौजूद होना शुरू हो जाएगा। कोलकाता में भी होता है, और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में भी। भारत की जो पिचेस हैं पास में तो बहुत ज्यादा स्पिन करती थी, बट अभी भी ये टेंडेंसी इनकी यही है कि स्पिन इसमें अच्छा खासा होगा। अगर दोनों आज की टीम का बैलेंस देखें तो उनके पास आदिल रशीद है, मोइन अली हैं, और इसी कंपैरिजन में अगर न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो रविंद्रा हैं, सेटनर हैं और सोदी हैं। तो इन दोनों साइड का स्पिन डिपार्टमेंट के बैलेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि फास्ट का तो हमें पता है कि काफी बैलेंस है। देखिए, इंग्लैंड तो चाहेंगे कि वो अपनी बैटिंग थोड़ी सी डीप कर ले और दोनों ऑलराउंडर्स को खिलाए। मेरे ख्याल से सैम करन भी खेलेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और मोइन अली भी खेलेंगे एक, और इनको ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन मिल जाता है। आदिल रशीद की आपने बात की है। अगर बेन स्टोक्स अनफिट हैं तो फिर ये दोनों ऑलराउंडर्स खेल सकते हैं। और फिर जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक जो कि नया बॉल अच्छा करते हैं, चाहे वो बोल्ट हो या टिम साउदी हो या हेनरी हो, ये जो सारे आपके जो है ना, फिर आपके पास बैटिंग जब लंबी आप खिलाते हैं तो फिर, या ऑलराउंडर्स आप इंक्लूड करते हैं, तो फिर आप गतका जो है ना, जिसको कहते हैं कि शांटा, वो आप इस्तेमाल पहले से बॉल से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज डेवलप हो चुके होते हैं। सो एक तो ये है थ्योरी, और दूसरा न्यूजीलैंड के पास सही है, एक्सपीरियंस तो है। विलियमसन की फिटनेस देखनी है। विलियमसन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वो एंकर है बाबर आजम की तरह के, वो बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए। और
पार्टनरशिप्स करते हैं। मैं समझता हूं कि एक एक्स्ट्रा या एक रेगुलर स्पिनर खिलाने की जरूरत है बिल्कुल। न्यूजीलैंड अच्छा को। रमीज सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप का फेवरेट है, और अगर है तो क्यों? देखिए, इसलिए है क्योंकि एक तो पिछले वर्ल्ड कप के होल्डर्स हैं, तो ये एक जैसे मैं हमेशा रिपीट ही कर रहा हूँ अपने आप को कि ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं तो आप अच्छे मुकाबले याद करते हैं, आप माइलस्टोन्स की तरफ ध्यान दिलाते हैं सब टीम प्लेयर्स का, ताकि उनको हौसला हिम्मत उनकी बंधे। तो पिछले वर्ल्ड कप के विनर हैं, सब इनको रेट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि थोड़े से एजिंग स्टार्स हैं, शायद 1, 2 या 3 का आखिरी वर्ल्ड कप हो, जिसमें मोइन अली भी हैं, बट वो पीछे अभी इन्होंने दिमाग की चीजें ऐसी रखी होंगी। और फिर फायर पावर है, देखें बॉलिंग में स्पीड भी है, लेफ्ट आर्म का एंगल है टॉपली का, लेग स्पिन है, मोइन अली की ऑफ स्पिन है, वोक्स की सीम बॉलिंग है, और फिर मार्क वुड की एक्सप्रेस पेस है। इसी तरह से आप बैटिंग देख लें तो एक से एक तुर्रे खान जिसको कहते हैं वो इन्होंने रखा हुआ है, और वो स्पीड जो है ना उससे ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो बॉल के साथ हो या बैट के साथ हो, और फिर ऑपोजिशन जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि उनके जो प्लान्स होते हैं ना, ए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लान बी उसको भी खा जाते हैं, सी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये सिर्फ आई थिंक आउट ऑफ ऑल टीम्स इंग्लैंड के पास जी बिल्कुल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।